हेलो दोस्तों, वेलकम टू एवरीवन। दीपक त्रिपाठी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और जैसे कि पूर्व में हम लोगों ने जाना था कि किस प्रकार से भारत में मुस्लिम और तुर्की आक्रमण होते हैं, उस तुर्की आक्रमण में हमने ये भी जाना था कि तुर्की का जो वंश होता है या तुर्की में जो समानी वंश है उसका स्थापत्य किस प्रकार से उत्तरी पश्चिमी अफ़गानिस्तान के गजनी में बड़े रूप में स्थापित होता है और वहाँ का राजा बनता है या वहाँ का जो सुल्तान बनता है या वहाँ का जो सबसे मुखिया होता है वो बनता है, उसे अलब्दिन नाम था उसका। और अलब्दिन का जो पुत्र होता है सुबुक्तगिन, सुबुक्तगिन भारत पर आक्रमण करता है परंतु वह असफल रहता है। उसके बाद में सुबुक्तगिन का बेटा मोहम्मद गजनवी भारत पर आक्रमण करता है और एक सफल तरीके की योजना बनाकर भारत पर लूटपाट के उद्देश्य से आक्रमण करता है, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आज का हमारे टॉपिक का नाम है मोहम्मद गजनवी, जैसा कि आपको थंबनेल में नज़र आ गया होगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न ये है कि मोहम्मद गजनवी कौन था। तो मोहम्मद गजनवी आया कहाँ से था, ये कौन था? तो ये एक प्रकार का तुर्की शासक था। ठीक है, तो मोहम्मद गजनवी तुर्की क्षेत्र से की ओर से आक्रमण करता है, इसलिए इसको हमने तुर्की आक्रमणकारी कहा है। भारत पर पहला आक्रमण करने वाला जो प्रथम तुर्की आक्रमणकारी होता है वो कौन होता है? सुबुक्तगिन होता है। कौन होता है? सुबुक्तगिन होता है। परंतु यह क्या रहता है? पूरी तरह से असफल रहता है, भारत में ये आगे बढ़ नहीं पाता है। अब सुबुक्तगिन के पश्चात इसका जो पुत्र होता है जो गजनवी वंश का सुल्तान बनता है, ठीक है, जिसका नाम होता है मोहम्मद गजनवी के नाम से जानते हैं। आपने मोहम्मद गजनवी के बारे में कई किताबों में, कई पुस्तकों में आपने पढ़ा होगा। आज मैं मोहम्मद गजनवी को बिल्कुल ज़ीरो से लेकर एंड तक उसकी पूरी स्टोरी बताऊंगा और कब वो शासक बनता है, कब भारत में आक्रमण करता है और भारत में कहाँ कहाँ आक्रमण करता है, उसकी भी मैं आपको एक क्रम अनुसार एक पूरी हिस्ट्री बताऊंगा मैं आपको। तो मोहम्मद गजनवी क्या होता है? गजनवी वंश का शासक बनता है। मोहम्मद गजनवी होता कौन है? तो ये सल्जुक तुर्क सुन्नी एक प्रकार का मुसलमान होता है, मतलब ये सुन्नी मुसलमान होता है। ठीक है, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? मोहम्मद गजनवी था। यानी कि सामानी वंश में जितने राजा बनते थे उनमें सुल्तान की उपाधि सबसे पहले धारण किसने करी थी? तो मोहम्मद गजनवी ने धारण करी थी। अब उपाधियों की बात आती है तो हम उपाधियों को लेकर चलते कि मोहम्मद गजनवी अन्य कौन कौन सी उपाधियां धारण करता है। तो देखिए, इसकी सभी उपाधियों के बारे में मैंने यहाँ पे एक नोट बनाकर बताया आपको। देखिए, वो सुल्तान की उपाधि धारण करता है। ऐसा करने वाला पहला शासक कौन होता है? मोहम्मद गजनवी होता है मुस्लिम में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं उसने कौन सी उपाधि धारण की थी? यामीन उल मिल्लाह की उपाधि धारण करी थी। ठीक है, इसे इस्लाम का रक्षक कहा गया है। देखिए, इस्लाम का रक्षक क्यों कहा गया, सुनना। मैंने आपको बताया था कि जो कुछ सैनिक ऐसे हुए थे जो कबीले जनजाति के हुए थे, ठीक है ना, वो अपने आप को बहुत अच्छा योद्धा मानते होते और तन मन धन से लड़ाई करते थे, ठीक है ना, यानी पैसे लेकर लड़ाई करने वाले होते थे। कुछ समय बाद उन्होंने क्या किया? इस्लाम धर्म को अपनाया और स्वयं को इस्लाम का रक्षक का, यानी उन्होंने गाजी की उपाधि धारण करी थी। तो मोहम्मद गजनवी स्वयं को क्या कहता? उनके समान मानता था, एक वीर योद्धा मानता था, इसलिए क्या किया इसने? गाजी की उपाधि भी धारण कर ली थी। ठीक है, और इसको इसने स्वयं को बुत शिकन भी कहा है। बुत शिकन का मतलब होता है मूर्ति भंजक, यानी मूर्तियों को तोड़ने वाला जो होता है वो क्या कहलाता है? बुत शिकन या बुत भंजक भी कहलाता है। ठीक है, और लास्ट में इसने एक उपाधि धारण करी थी यामिन उद दौला। ठीक है, यामिन उद दौला जो इसने उपाधि धारण करी थी उसका मतलब होता है यामिनी वंश का दाहिना हाथ, यानी कि इसका मतलब होता है यामिनी साम्राज्य का दाहिना हाथ, मतलब मुख्य राइट हैंड। ठीक है ना, जैसे कि सीधा हाथ अधिकतर इंसानों में जो राइट हैंड होता है वही अधिकतर काम करता है। तो इसीलिए इसने बोला कि अगर पूरे यामिनी वंश में जो सबसे सफल शासक हुआ है तो वो कौन हुआ है? मोहम्मद गजनवी हुआ है। ठीक है, देखिए एक बार वापस बताता हूँ इनकी उपाधि। एक तो सुल्तान की उपाधि धारण करी थी इसने, यामिन उल मिल्ला की उपाधि धारण करी जिसे इस्लाम का रक्षक कहा गया है, गाजी की उपाधि धारण करी थी इसने, बुत शिकन यानी मूर्तियों को तोड़ने के रूप में इसने ये उपाधि धारण करी थी, और यामिन उद दौला का मतलब होता है यामिनी वंश का दाहिना हाथ होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अब इसके प्रमुख आक्रमण पर। ठीक है, अब देखिए इसने भारत पर आक्रमण तो किया, आक्रमण इसने क्यों किया था, इसका मुख्य वजह क्या थी? ठीक है, तो देखिए मैंने आपको बताया था कि भारत एक आर्थिक संपन्न देश था। ठीक है, तो जो आर्थिक संपन्न होता है अधिकतर वहां पर क्या होता है? लूटपाट के उद्देश्य से आक्रमण किए जाते थे। ठीक है, तो मोहम्मद गजनवी की सबसे एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि मोहम्मद गजनवी ने साम्राज्यवाद की नीति को न अपना करके क्या किया था? आक्रमण नहीं किया था। मतलब ये साम्राज्य विस्तार की नीति नहीं अपना रहा था।
कई राजा ऐसे होते हैं जो अपना साम्राज्य बड़े क्षेत्र में फैलाना चाहते थे, तो वो दूसरे क्षेत्र पर आक्रमण करते और वहाँ पे अपने किसी सामंत को बिठा देते थे ताकि वो क्षेत्र भी उनके अधीन हो जाए। लेकिन मोहम्मद गजनवी सिर्फ और सिर्फ कुछ उद्देश्यों के हिसाब से भारत पर आक्रमण करना चाहता था। तो देखिए वो कौन कौन से उद्देश्य थे। नंबर 1 बात करते हैं हम, इस्लाम का प्रचार करना। ठीक है, देखिए इसने गाजी की उपाधि धारण की थी। तो गाजी का मतलब ये होता है कि इस्लाम का रक्षक करने वाला या फिर इस्लाम के धर्म के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहना। तो इस्लाम का प्रचार करना भी इसकी एक बहुत बड़ी थीम थी, उद्देश्य करने, आक्रमण करने की एक महत्वपूर्ण वजह थी कि इस्लाम का प्रचार करना। नंबर 2 क्या करेगा, इस्लाम का प्रचार करेगा तो आर्थिक संपन्न क्षेत्रों में जाएगा तो वहां पर क्या करेगा, लूटपाट करेगा। ठीक है। नंबर 3, तीसरा ये होगा कि ये भारत में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता था। ठीक है, ताकि ये भारत में जो राजपूत शक्ति जो चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी, उन राजाओं को एक भय दिखाना चाह रहा था कि तुम लोग भूल से भी तुर्क क्षेत्र पर आक्रमण मत कर देना, क्योंकि वहां पर मोहम्मद गजनवी का शासन चल रहा है। अगर, क्योंकि जैसे कि एक चीज समझिए, मैं बोलता हूं कि जैसे कि अभी लॉकडाउन है, अभी लॉकडाउन में पुलिस कहां पर है, पुलिस मुख्य मार्गों के चौराहे पर खड़ी हुई है। तो हम वहां जाएंगे तो वहां पर कौन है, पुलिस है। ठीक है ना। तो अब क्या हो रहा है, पुलिस हमारी गली के बाहर आ गई है। अब पुलिस ने क्या किया कि हमको भय दिखाना शुरू किया है कि अब तुम अपनी गली से भी बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि हमारा शासन यहाँ तक हो चुका है। तो उसी प्रकार से मोहम्मद गजनवी ने क्या किया है, मोहम्मद गजनवी ने सिर्फ अपना भय दिखाने के लिए भारत में आक्रमण करने का एक प्लान बनाया, ताकि इससे जो राजा है वो एक बार सहम जाए, ताकि कि मोहम्मद गजनवी से कभी कोई पंगा नहीं लिया जाए या कोई लोहा नहीं लेवे। ठीक है। और दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात थी यहाँ पर कि मोहम्मद गजनवी ने कभी भी साम्राज्यवाद की नीति के अनुरूप कभी भी कोई भी आक्रमण नहीं किया था। सिर्फ इसका 2 ही उद्देश्य थे, एक तो इस्लाम का प्रचार करना और दूसरा क्या था, धन की प्राप्ति करना इसका उद्देश्य था। ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट बात करते हैं हम, मोहम्मद गजनवी के साथ कुछ साहित्यकार थे जो भारत आए थे। ठीक है ना। कौन कौन साहित्यकार थे, देखिए मुख्य रूप से 2 साहित्यकार इसके साथ भारत में आए थे। नंबर 1 अलबरूनी आया था और नंबर 2 फिरदौसी आया था। उतबी प्रॉपर रूप से भारत नहीं आया था, लेकिन इसकी हमेशा इसका दरबारी साहित्यकार और सचिव बनकर इसके साथ रहता था। ठीक है। तो अलबरूनी के बारे में पढ़ते हैं। देखिए हमने अलबरूनी के बारे में हमने पढ़ा था कि इसने एक पुस्तक लिखी थी, तहकीकी है हिंद लिखी थी, जिसके और भी नाम थे, किताब उल हिंद के नाम से भी जानते हैं, या इसको भारत की खोज के नाम से भी हम इसे जानते हैं। ठीक है। मैंने आपको ये भी बताया था कि अलबरूनी एक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पुराण और संस्कृत का अध्ययन किया था। ठीक है ना। यानी पुराण और संस्कृत का अध्ययन करने वाले पहले मुस्लिम कौन थे, अलबरूनी थे। ठीक है ना। इसके बाद में मैंने आपको यह भी बताया था कि इन्होंने जो पुस्तक लिखी तहकीक हिंद, ये इन्होंने अरबी भाषा में लिखी थी। ठीक है ना। और इन्होंने अलबरूनी ने ही इस पुस्तक के माध्यम से 11वीं सदी के भारत के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक दशा की भी इन्होंने जानकारी दी थी। ये हमने जब इतिहास के स्रोत पढ़े थे उसमें मैंने आपको बताया था। इस पुस्तक को या इस ग्रंथ को 11वीं शताब्दी के भारत का दर्पण कहा गया। मतलब 11वीं, मतलब अगर इस पुस्तक को हम पढ़ते तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारे सामने 11वीं सदी हम उसको देख रहे हो। मतलब इतना स्पष्ट तरीके से इन्होंने इस पुस्तक में उल्लेख किया है, कौन सी, 11वीं सदी। और 11वीं सदी में किसका उल्लेख किया है, मोहम्मद गजनवी का मुख्य रूप से उल्लेख किया है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, फिरदौसी की बात करते हैं। फिरदौसी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, शाहनामा पुस्तक लिखी थी। और फिरदौसी ने कश्मीर को क्या कहा है, पृथ्वी का स्वर्ग कहा है। मतलब कश्मीर की सुंदरता को देखकर, कश्मीर की जो वादियां हैं उनको देख करके इसने क्या बोला है कि अगर पृथ्वी पर स्वर्ग है तो कहाँ है, कश्मीर में स्थित है। ये बात किसने कही थी, फिरदौसी ने कही थी। शाहनामा पुस्तक को पूर्व का होमर कहा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं उतबी। देखिए उतबी के बारे में, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि गजनवी का ये कौन था, दरबारी इतिहासकार था और सचिव भी था। मतलब दो रूपों में ये काम करता था, सचिव के रूप में जानकारी भी देता था और दरबारी इतिहासकार भी था। और इसने कौन सी पुस्तक लिखी थी, किताब उल यामिनी लिखी थी। मतलब यामिनी वंश के बारे में इसने प्रमुख जानकारी इसने लिखी थी, जिससे हमें यामिनी वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब आइए चर्चा करते हैं मोहम्मद गजनवी के प्रमुख आक्रमण। देखिए परीक्षा की दृष्टि से अगर प्रश्न बनेंगे मोहम्मद गजनवी के तो यहीं से बनेंगे, क्योंकि मोहम्मद गजनवी लूटपाट के उद्देश्य से तो आया था। तो कई बार प्रश्न आता है निम्न में से कौन से क्षेत्र पर मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण नहीं किया था, या कौन से क्षेत्र में आक्रमण कब किया था, उसके सन के हिसाब से उसको मेल मिलान करना होता है। तो आइए शुरू करते। देखिए मैंने इसको फ्लो चार्ट से समझाया इसको। सबसे पहले बात करते हैं हम 998 के क्षेत्र में। 998 ईस्वी में क्या हुआ था, ये गजनी में क्या होता है, गद्दी पर बैठता, मतलब सुल्तान की उपाधि धारण करके ये वहाँ के राजा की गद्दी पर बैठता। अब क्या होता है,
पूरे समानी वंश में या पूरे गजनवी वंश में या पूरे यामिनी वंश की बात करें, किसका शासन स्थापित हो चुका है? मोहम्मद गजनवी का शासन स्थापित हो चुका है। फिर 2 साल बाद, है ना, 1998 के 2 साल बाद 1000 ईस्वी में क्या करता है? उत्तरी पश्चिमी भारत के पेशावर एवं सीमावर्ती इलाकों में हिंदू शाही जो राज्य होते हैं वहां पर क्या करता है? आक्रमण करता है। मतलब इसका पहला आक्रमण अगर बात करेंगे तो कहां पर हुआ था? तो इसका पहला आक्रमण की चर्चा करें तो भारत के पेशावर और सीमावर्ती जो क्षेत्र है वहां पर जितने भी हिंदू शाही राज्य होते हैं, वहां के जो राजा हिंदू होते हैं, उन पर ये क्या करता है? पहला अपना आक्रमण करता है। और कब करता है? 1000 ईस्वी में ये अपना आक्रमण करता है, यानी 11वीं सदी के शुरुआत में ये अपना आक्रमण करता है। इसीलिए अल बरूनी ने अपनी जो पुस्तक लिखी है उसे 11वीं शताब्दी का भारत का क्या कहा? दर्पण कहा है। फिर अपना दूसरा आक्रमण करता है 1001 ईस्वी में करता है। कहां पर करता है? पुनः वापस कहां करता है? पेशावर में करता है। और पेशावर में कहां करता है? पेशावर की राजधानी होती है वेहिंद, उदमबाड़ इसकी राजधानी होती है, ठीक है। तो ये कहां पर? पेशावर में इसकी राजधानी वेहिंद में ही आक्रमण करता है, जहां पर 2 लोगों के मध्य प्रमुख रूप से युद्ध होता है। एक होता है मोहम्मद गजनवी और दूसरा होता है राजा जयपाल के बीच में युद्ध होता है। मोहम्मद गजनवी और जयपाल की इतना भीषण होता है कि जयपाल की इसमें हार हो जाती है और जयपाल क्या करता है? इसमें आत्महत्या कर लेता है, ठीक है। और यहाँ पर जयपाल का जो पुत्र होता है आनंदपाल, यहाँ का क्या बनता है? नया शासक बनता है। वापस समझिएगा इसको, देखिए 1001 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी कहाँ पर आक्रमण करता है? पेशावर की राजधानी वेहिंद पर आक्रमण करता है। वहां पर युद्ध होता है 2 लोगों के मध्य, मोहम्मद गजनवी की सेना और जयपाल की सेना के मध्य युद्ध होता है। जयपाल की इसमें पराजय हो जाती है और जबकि विजय किसकी होती है? मोहम्मद गजनवी की इसमें विजय होती है। जयपाल क्या करता है? इसमें आत्महत्या कर लेता है, इस हार को सहन नहीं कर पाता, आत्महत्या कर लेता है। और यहाँ का जो नया शासक बनता है, कौन बनता है? जयपाल का बेटा बनता है, जिसका नाम होता है आनंदपाल, यहाँ का राजा बनता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम 1005 ईस्वी की बात करते हैं। 1005 ईस्वी में क्या होता है? मोहम्मद गजनवी ने क्या होता है? मुस्लिम शासक पर भी आक्रमण किया। यानी कि देखिए एक बात स्पष्ट है कि मोहम्मद गजनवी ने सिर्फ और सिर्फ हिंदू राजा पर ही आक्रमण नहीं किए थे, ये मुस्लिम शासकों पर भी आक्रमण करता था। क्यों? इसके 2 उद्देश्य थे। नंबर 1 का क्या उद्देश्य था? कि इस्लाम का प्रचार करना, और नंबर 2 इसका क्या था? कि लूट की प्राप्ति करना, यानी लूटना, है ना, धन को लूटना। तो देखिए अगर ये किसी मुस्लिम शासक पर अटैक करेगा तो ऑब्वियसली बात है वहां पर इसका पहला जो उद्देश्य है इस्लाम का प्रचार करना, उसकी इसको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहां तो ऑलरेडी मुस्लिम शासक तो वो इस्लाम धर्म को ही अपना रहे। लेकिन इसको धन की प्राप्ति है, यानी कि ये पैसों के लिए अपने सगे संबंधी या फिर अपने ही समाज के जो राजा होते थे उन पर भी आक्रमण कर सकता था। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर देखिए मोहम्मद गजनवी और फतेह दाऊद, जो मुल्तान के शासक होते हैं फतेह दाऊद, इनके बीच में भीषण युद्ध होता है। अब यहाँ पर क्या होता है? पंजाब की प्रसिद्ध एक जाति होती है, उसका नाम होता है खोखर जाट, ठीक है। खोखर जाट वहाँ के प्रमुख प्रसिद्ध जाति होती है, युद्ध प्रिय जाति भी कह सकते हैं। मतलब इनको युद्ध करने के लिए अगर भेजा जाए तो ये बहुत अच्छी तन मन धन से, जैसे गाजी जो होते थे वो बहुत तन मन धन से लड़ाई लड़ते थे, उसी प्रकार खोखर जाट भी तन मन धन से लड़ाई करने वाले हिंदू एक जाति थी जो युद्ध प्रिय जाति माना गया इनको, ठीक है ना। ये किसका साथ देते हैं? फतेह दाऊद का साथ देते हैं, लेकिन इसमें मोहम्मद गजनवी का पलड़ा भारी रहता है। आगे बात करते हैं, सन 1008-1009 के बीच में ये वापस क्या करता है? वेहिंद, जो पेशावर की राजधानी थी वेहिंद, वहां पर क्या करता है? आक्रमण करता है। अब देखिए वेहिंद में पहले जब इसने आक्रमण किया था तब वहां का राजा कौन था? जयपाल, जो क्या करता है? आत्महत्या कर लेता है। और आत्महत्या करने के बाद वहां का राजा कौन बनता है? आनंदपाल बनता है, ठीक है। अब मोहम्मद गजनवी पुनः रूप से क्या करता है? उसी आनंदपाल यानी कि वेहिंद के जो शासक होते हैं आनंदपाल, उन पर आक्रमण करता है। और यहाँ पर क्या होता है? आनंदपाल की वापस क्या होती है? पराजय हो जाती है और यहाँ से धन लूट करके मोहम्मद गजनवी आगे वापस चला जाता है। अब देखिए आपके मन में क्वेश्चन होगा कि अगर इसने यहाँ पर इसको हराया तो इसका शासन स्थापित होना चाहिए। तो देखिए मैं आपको बताऊं, मोहम्मद गजनवी सिर्फ और सिर्फ 2 बात करता था। एक करता था बात कि मुझे धन की लूटपाट करनी, और दूसरा कहता मुझे साम्राज्यवाद का विस्तार नहीं करना है। तो मोहम्मद गजनवी जैसे कि आनंदपाल को हराया तो आनंदपाल को 2 बात बोलेगा, देख भाई या तो हम तेरे को मार डालते या हम तेरे को छोड़ देते, लेकिन जब हम तेरे को छोड़ेंगे तो तुझे उसके बदले में हमें कुछ धन देना होगा। तो आनंदपाल ने इस बात को स्वीकार कर लिया और धन दे दिया किसको? मोहम्मद गजनवी को। मोहम्मद गजनवी लौट के चला गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 1014 ईस्वी की बात करते हैं, ठीक है। ये कहाँ आक्रमण करता है? हरियाणा पर आक्रमण करता है, ठीक है। हरियाणा में कहाँ पर करता है? थानेश्वर नामक स्थान पर करता है, जहाँ पर एक मंदिर बना हुआ, चंद्र स्वामी का मंदिर बना हुआ, जो कृष्ण मंदिर है। और वहाँ पर ये आक्रमण करता है। वहाँ आक्रमण करके क्या करता है? सारी मूर्तियाँ तोड़ देता है, क्योंकि ये देखता है कि हरियाणा के जो अधिकतर लोग हैं या वहाँ की जो जनता है वो भगवान श्री कृष्ण को मानती है,
लेकिन इसका एक उद्देश्य ये भी था कि इसको इस्लाम का प्रचार करना है। तो ये वो सोचता था कि जब मैं मूर्ति ही तोड़ दूंगा तो मूर्ति रहेगी तो ये मानेंगे किसे, तो इनको इस्लाम धर्म अपनाना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था और ये मतलब ईर्ष्या के कारण ये क्या करता था, मंदिर को तोड़ देता था। नेक्स्ट बात करते हैं सन 1018 ईस्वी की बात करते हैं। यहाँ पे गंगा घाटी पर ये क्या करता, प्रथम मुस्लिम आक्रमण करता। मतलब गंगा घाटी कहाँ कहाँ बहती देखिए तो यूपी बिहार के क्षेत्रों में क्या है, गंगा का घाट है, मतलब गंगा नदी जहाँ जहाँ बहती है वहां पर। तो मुख्य क्षेत्र कौन से, यूपी और बिहार है। यहाँ पर जब ये आक्रमण करता तो इसका सामना होता है गुर्जर प्रतिहार शासक होता है, राज्यपाल होता है, उसका इससे सामना होता है। भीषण युद्ध होता है, राज्यपाल इसमें पराजय हो जाते हैं और यहाँ पर क्या करता है, सर्वाधिक रूप से लूटपाट करता है। क्योंकि देखिए जब कोई नदी बह रही है तो नदी जहाँ पर होगी वहाँ पर इंसान बसेंगे, इंसान बसेंगे तो वहाँ खेती भी ज़्यादा होगी, खेती ज़्यादा होगी तो लोगों को धन भी काफ़ी प्राप्त होगा। तो ये क्या करता है कि वहाँ पे हर वर्ग के समाज के लोगों से क्या करता है, लूटपाट करता है। और इसको जितनी लूटपाट कहीं नहीं हुई उतनी सबसे ज़्यादा लूटपाट ये कहाँ से करता है, गंगा घाटी के आक्रमण से करता है। कब करता है, 1018 ईस्वी में करता है। नेक्स्ट बात करते हैं 1019 ईस्वी में क्या करता है, कालिंजर अभियान चलाता है। कहाँ पर चलाता है, मध्य प्रदेश में चलाता है, ठीक है। 1025 ईस्वी में क्या करता है, सबसे इंपॉर्टेंट, ये सोमनाथ पर आक्रमण करता है। सोमनाथ क्या एक शिव मंदिर है, कहाँ पर है, गुजरात में स्थित है। आक्रमण करता है और यह गजनवी का कौन सा आक्रमण माना गया, 16वां आक्रमण माना गया है, ठीक है। देखिए यूं माना गया है कि गजनवी ने भारत पर कुल मिलाकर कितने आक्रमण किए थे, 17 आक्रमण किए थे। कितने आक्रमण किए, 17 आक्रमण किए थे। उसमें जो 16वां आक्रमण जो किया था वो कहाँ पर किया था, इसने सोमनाथ शिव मंदिर पर अपना आक्रमण किया था, ठीक है। सोमनाथ शिव मंदिर पर आक्रमण करता है, 16वां आक्रमण होता है। अब यहाँ पर आक्रमण करेगा तो क्या होगा, मोहम्मद गजनवी की जो भिड़ंत होगी वो किससे होगी, चालुक्य वंश के भीम प्रथम से इसकी क्या होती है, भिड़ंत होती है। हालांकि इसमें भीम राज्य जो है प्रथम है, ये काफ़ी अच्छा अपना प्रदर्शन करते हैं युद्ध में, लेकिन इनकी पराजय हो जाती है। क्यों होती है, क्योंकि उसका कारण है कि जो छोटे छोटे जो सामंत होते हैं वो इनका पूर्ण रूप से इनका सहयोग नहीं करते हैं और भीम जो प्रथम है ये अकेले पड़ जाते हैं, इसकी वजह से इनकी हार हो जाती है, ठीक है। इस आक्रमण के बाद में यहाँ पर ये जब आक्रमण करता तो ये क्या करता, सोमनाथ शिव मंदिर को भी क्या करता, तोड़फोड़ करता है यहाँ पर, ठीक है। और इस आक्रमण के बाद में जब ये पुनः कि कहाँ तुर्क की तरफ लौट रहा होता है, तब पंजाब के जो क्षेत्र है, पंजाब के क्षेत्र में कौन है, खोखर जाट है। मैंने आपको बताया था युद्ध प्रीत जाती है, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, ये मोहम्मद गजनवी को लूट लेते हैं क्योंकि ये बदला लेते हैं मोहम्मद गजनवी से, ठीक है। तो ये मोहम्मद मतलब जब जैसे कि आप देखिए ये इंडिया का मैप है, यहाँ से है ना, यहाँ से लौटते हुए ये वापस पुनः जा रहा है। तो ये वाला जो क्षेत्र है पंजाब वाला, सिंध वाला है ना, यहाँ पर क्या होता है कि खोखर जाटों को पता चलता है कि मोहम्मद गजनवी यहाँ से सोमनाथ मंदिर को तोड़ करके आगे बढ़ रहा है और भारत में लूट करके आगे बढ़ रहा है। तो ये खोखर जाट अपनी एक रणनीति बनाकर क्या करते हैं, मोहम्मद गजनवी को पुनः रूप से लूट लेते हैं, ठीक है। एक बार तो मोहम्मद गजनवी यहाँ से चला जाता है, लेकिन मोहम्मद गजनवी खोखर जाटों से बदला लेने के लिए वापस क्या करता है, पुनः आक्रमण करता है, ठीक है, ठीक है। तो 1026 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी वापस पुनः भारत आता है आक्रमण करने, जो उसका होता है 17वां और अंतिम आक्रमण होता है, ठीक है। ये क्या होता है, मोहम्मद गजनवी आक्रमण करता है, किस पर करता है, खोखर जाटों पर करता है। खोखर जाटों को यहाँ पर युद्ध से पीछे हटना होता है क्योंकि मोहम्मद गजनवी पूरी रणनीति बनाकर यहाँ पर आक्रमण करता है, ठीक है। इसी प्रकार से मोहम्मद गजनवी 17वां आक्रमण करके पुनः तुर्क प्रदेश यानी अपने अफगानिस्तान का जो क्षेत्र है, गजनी वाला क्षेत्र, उधर की तरफ पुनः लौट जाता है। अब देखिए कुछ प्रमुख नोट है। हेनरी इलियट नामक एक व्यक्ति के अनुसार मोहम्मद गजनवी भारत पर 1000 से लेकर 1027 ईस्वी तक कुल कितनी बार आक्रमण करता है, 17 बार आक्रमण करता है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि मोहम्मद गजनवी ने अब तक कुल कितनी बार आक्रमण किए थे, तो 17 बार आक्रमण किए थे, ठीक है। कब से लेकर कब तक, 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक ये आक्रमण करता है। इन 17 आक्रमणों में ये ग्वालियर और कश्मीर पर क्या होता है, असफल होता है। मतलब कश्मीर और ग्वालियर पर इसको क्या होता है, ये सफलता नहीं मिलती है, मतलब ये हार जाता है, इसको पराजय मिलती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कश्मीर पर ये 2 बार आक्रमण करता है, ठीक है। एक तो करता है 1015 में करता है और एक करता है 1021 में करता है, लेकिन ये क्या होता है, असफल रहता है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। अंततः 1030 ईस्वी में क्या होती है, मोहम्मद गजनवी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार एक बहुत बड़े शासक, तुर्की वंश के जो बहुत बड़े शासक होता है मोहम्मद गजनवी, उसका अंत हो जाता है, जो भारत के लिए या पूरे विश्व के लिए एक बहुत ही सुखद समाचार की घटना मानी जाती है, ठीक है। आइए मैं एक बार आपको फिर से इसका रिवीजन करवा देता हूं सॉरी।
कि हमने जो इसके सारे आक्रमण पढ़े, एक बार इसके आक्रमण पढ़ लेते हैं। देखिए आपको फिर से बता, 998 में क्या करता है, गद्दी पर बैठता है। 1000 ईस्वी में क्या करता है, पेशावर और उसके आसपास हिंदूशाही जो राज्य होते हैं वहां पर आक्रमण करता है और लूटपाट करता है। 1001 ईस्वी में क्या करता है, पेशावर में यहाँ पे राजा जयपाल पर आक्रमण करता है और राजा जयपाल हार को सहन नहीं कर पाते, क्या करते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं और उनकी जगह उनका बेटा क्या होता है, आनंदपाल यहाँ का राजा बनता है। नेक्स्ट बात करते हैं, 1005 ईस्वी में क्या करता है, ये मुस्लिम शासक पर भी आक्रमण करता है। लेकिन मुस्लिम शासक जो फतेह दाऊद होते हैं उनकी सहायता कौन करते हैं, पंजाब की युद्धप्रीत जाति जो होती है खोखर जाट, इसका साथ देते हैं। लेकिन एक बार मोहम्मद गजनवी यहाँ पर काफी अच्छे रूप से अपना प्रदर्शन दिखाता है। फिर ये पुनः वापस क्या करता है, वेहिंद पेशावर में आक्रमण करता है और आनंदपाल को हरा देता है जो राजा जयपाल का पुत्र होता है। उसके बाद में 1014 ईस्वी में ये आक्रमण करता है, हरियाणा पर आक्रमण करता है और यहाँ के चंद्र स्वामी कृष्ण मंदिर की मूर्तियां तोड़ देता है। ठीक है। 1018 ईस्वी में ये यूपी बिहार के क्षेत्रों में गंगा घाटी पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण करता है और सर्वाधिक लूटपाट करता है और साथ ही प्रतिहार गुर्जर जो राजा होते हैं राज्यपाल, उनको भी परास्त कर देता है। 1019 में ये कालिंजर अभियान मध्य प्रदेश में चलाता है। 1025 में सोमनाथ शिव मंदिर पर आक्रमण करता है, जहां इसका सामना भीम प्रथम चालुक्य से होता है और ये पराजय हो जाते हैं। ठीक है। जब ये यहाँ से लौट रहा होता है तब यहाँ पर खोखर जाट क्या करते हैं, मोहम्मद गजनवी को लूट लेते हैं। इनसे बदला लेने के लिए 1026 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी का अंतिम आक्रमण होता है, 17वां आक्रमण होता है। ठीक है, जिनमें खोखर जाटों को पीछे हटना पड़ता है। ठीक है। कुल भारत में कितनी बार आक्रमण किए, 17 बार आक्रमण किए। 17 बार में किन किन में असफल रहा, ग्वालियर और कश्मीर का जो अभियान था उसमें ये असफल रहता है। कश्मीर पर 2 बार अटैक करता है, 1015 में और 1021 में, दोनों पर असफल आक्रमण होते हैं इसके। ठीक है। अंततः 1030 में इसकी मृत्यु हो जाती है। आइए इसके बारे में एक बार पुनः हम जो इसके सामान्य जानकारी थी उसके बारे में इसकी चर्चा करें। देखिए, भारत पर आक्रमण करने की इसके प्रमुख वजह क्या मानी गई है, भारत पर आक्रमण करने प्रमुख वजह क्या मानेगी, एक तो इस्लाम का प्रचार करना, धन की लूट करना या धन की प्राप्ति करना। ठीक है। और यहाँ की शक्तियों को, भारत की स्थानीय शक्तियों को अपनी शक्ति का प्रदर्शन दिखाना। ठीक है। मोहम्मद गजनवी ने कभी भी साम्राज्यवाद की नीति नहीं अपनाई थी। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके साथ साहित्यकार कौन कौन आए थे। तो देखिए, इसके साथ साहित्यकार आए थे, एक तो अल-बुरूनी आया था जिन्होंने तहकीक हिंद, जिसको किताबुल हिंद या भारत की खोज के नाम से भी जानते हैं। एक फिरदौसी था जिसने शहनामा पुस्तक लिखी थी, इनको साथ लेकर आए थे। और तीसरे इसके जो विद्वान थे वो थे उतबी थे, ये दरबारी इतिहासकार और इनके सचिव थे। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी, किताब उल यामेनी पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट बात करते हैं, इनकी प्रमुख उपाधियाँ कौन कौन सी थी, मतलब मोहम्मद गजनवी ने कौन कौन सी उपाधि धारण की थी, सुल्तान की उपाधि, यामिन उल मिल्लाह की उपाधि जिसे इस्लाम का रक्षक कहते हैं, गाजी की उपाधि, बुद्ध शिकन यानी मूर्ति भंजक, यामिन उद्दौला मतलब यामिनी वंश का दाहिना हाथ भी इन्होंने धारण करी थी। ठीक है। तो दोस्तों, आज हमने मोहम्मद गजनवी के बारे में चर्चा करी। कल हम चर्चा करेंगे दूसरे तुर्की आक्रमणकारी के बारे में जिसका नाम होगा मोहम्मद गौरी। तो कल तक के लिए मैं आपको एक ही बात कहूँगा कि इसको पढ़िए, बार बार पढ़िए, चीज़ें याद होगी। मैं आपको फ्लो डायग्राम से समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। और मेरे वीडियो को आप ऐसे विद्यार्थी जो वाकई में तैयारी कर रहे हैं, मन से तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को आप मेरे वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि उन लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। और मेरे वीडियो में अगर आपको किसी प्रकार कोई समस्या होती है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आती, आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। मैं निश्चित रूप से आपके कमेंट को पढ़ूंगा और अगले दिन उस कमेंट के रूप में मैं आपको उसका जवाब भी दूंगा। मैं आपको आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ रहे होंगे। धन्यवाद।